हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के जियो के यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी में यूनिट 5, जिसमें वाटर के बारे में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो चैप्टर्स हैं। वाटर में कितने चैप्टर्स हैं? दो चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर 13 और एक चैप्टर 14, और दोनों ही पढ़ लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर। देखो, जब वाटर की बात कर रहे हैं तो ओशियंस की बात कर रहे हैं, ओशियंस वाले वाटर की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कि अगर जैसा कि हमें पता है कि एयर के बिना लाइफ पॉसिबल है क्या? नहीं, एयर के बिना लाइफ नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे ही वाटर के बिना भी लाइफ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, वाटर के बिना भी लाइफ नहीं पॉसिबल है। तो यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में आपको वाटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक चीज लिखा हुआ है कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब ये है, क्योंकि अर्थ हैज एन एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है कि जितना जरूरत है उतना सप्लाई ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। तो क्या हुआ? सिंस, इसका आंसर लिखेंगे, सिंस द अर्थ हैज एन एबंडेंट वाटर सप्लाई, या सप्लाई ऑफ वाटर लिख दो, यस, वाटर सप्लाई ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, ऑन इट्स सरफेस। इस वजह से, दैट्स वाई, आगे लिख देंगे, दैट्स वाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। तो इसी वजह से हमारे अर्थ को हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारा? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आ गया कि वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि अर्थ में हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सॉरी, अभी मैंने बोला था हाइड्रोजियोलॉजिकल, हाइड्रोजियोलॉजिकल नहीं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? तो देखो, सबसे पहला चीज, वाटर क्या है? एक रिसोर्स है। वाटर क्या है? रिसोर्स है। वाटर क्या है? वाटर इज साइक्लिक रिसोर्स। साइक्लिक का मतलब समझ में आता है? साइक्लिक रिसोर्स। वाटर कैसा रिसोर्स है? साइक्लिक रिसोर्स है। साइक्लिक मतलब समझते हो क्या? साइक्लिक का मतलब होता है, जो चीज के कहते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर से उस फॉर्म से, मतलब कि जिसको हम यूज एंड री, जिसको यूज किया जा सकता है और रीयूज किया। ठीक है, जिसको बार बार रीयूज किया जा सकता है, वही होता है साइक्लिक इन नेचर। ओके, वाटर इज साइक्लिक रिसोर्स। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया, इट कैन बी यूज एंड रीयूज। यानी कि अब क्योंकि ये साइक्लिक है, तो इसका मतलब होता है इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज। इसको एक बार यूज किया जा सकता है, फिर से मतलब कि फिर से हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही समझने वाली बात थी। ठीक है, वाटर अंडरगोज अ साइकिल। तो देखो क्या होता है, वाटर हमेशा क्या होता है? एक साइकिल के फॉर्म में। साइकिल का मतलब होता है यहाँ पे कि मतलब एक चक्कर सा लगाता है। लेकिन ओशियन से लैंड, लैंड से ओशियन, जो साइड वाटर जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? ओशियन से लैंड जाता है और लैंड से ओशियन आता रहता है। तो यही सीरीज चलती रहती है। क्या? वाटर ऑल्सो अंडरगोज अ साइकिल। ठीक है, जिसमें क्या होता है? ओशियन टू लैंड एंड लैंड टू ओशियन। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, इन एंड एबव इन द अर्थ। तो यानी कि अब मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? वाई, और वाई अर्थ इज, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? वाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? डिफाइन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो देखो, हाइड्रो का मतलब तो वह हो गया वाटर,
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो मतलब वाटर हो गया, तब इसी के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब वाटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, तो इसमें देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आंसर क्या लिखेंगे वो तो हम बताएंगे ही। पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है इसमें। इसमें क्या होता है, जब वाटर के कहते हैं कि लैंड से ओशियन, ओशियन से लैंड में जाता है, तो एक साइकिल को ही कंप्लीट कर रहा होता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि द वाटर साइकिल हैज बीन वर्किंग फॉर बिलियंस ऑफ द ईयर्स एंड ऑल द लाइफ। देखो जितने भी जीवन है, जितने भी लाइफ होते हैं अर्थ पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल को ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, नेक्स्ट टू एयर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जीवन, अगर जीवन जीना है तो पानी की जरूरत है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज क्वाइट अनइवन। अब देखो अर्थ पे क्या होता है, कहीं पे पानी ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो वही लिखा हुआ है। मेनी लोकेशंस हैव प्लेंटी ऑफ ओशियन वाटर, कहीं पे ज्यादा वाटर पानी है, while the others have the very limited quantity. The hydrological cycle is the circulation of water within the earth's hydrosphere. यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो यहाँ से लिखना भी है, इसका आंसर भी देख लीजिए कहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखना है हमें, हम बता देंगे इसमें कि द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का डेफिनेशन क्या है, इट इज द इट इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वो क्या कैसे हो सकता है, इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म। इन डिफरेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि दैट इज, ये आई ही का मतलब होता है दैट इज, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू आइस, या लिक्विड टू आइस, ऐसे कैसे, लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस फेज। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं लिक्विड वेपर एंड, लिक्विड वेपर क्या, लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस फेज, इन सब फेजेस में, ठीक है, इन सब फेजेस में इसका आते जाते रहना ही क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ओशियंस। और क्या होता है, या तो इसी चीज को हम, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ, कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ वाटर विद ओशियंस। ओशियंस के साथ में क्या, ओशियंस के साथ में हमने क्या किया कि वाटर का एक्सचेंज करते रहे, तो ये भी होगी। ठीक है, विद बिटवीन, यहाँ पे विद ओशियंस के बजाय लिख दो ओशियंस के बीच में आपस में एक्सचेंज होते रहना वाटर का, बिटवीन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं वाटर साइकिल में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। अब देखो क्या होता है कि ओशियन, आगे क्या कहते हैं कि एटमॉस्फियर एंड लैंड सरफेस, सब सरफेस, इसमें और इसमें आगे लिखना था, ओशियंस के साथ साथ में क्या है, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, फिर लैंड सरफेस, सब सरफेस एंड द ऑर्बिट। लैंड सरफेस, सब सरफेस
एंड द ऑर्गेन। ओके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वाटर साइकिल। क्या होता है वाटर साइकिल का मतलब एक प्रकार से सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है हाइड्रोस्फीयर्स के बीच में डिफरेंट फॉर्म्स में, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, ऐसे ही। और एक प्रकार से ये कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज होता है वाटर का किसके किसके बीच में, ओशियंस के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में, या लैंड सरफेस या सब सरफेस, इन सब के बीच में आपस में एक्सचेंज होते रहना है। ठीक है। अब देखो टोटल, जैसा कि हमें पता है कि 75%, 75% ऑफ, मोर देन 75% या 70% ऑफ अर्थ पे क्या है, वाटर है। उस वाटर का जो अबाउट 71% ऑफ प्लानिटरी वाटर, जो वाटर प्लेनेट पे है, प्लेनेट पे जो वाटर फाइंड होते हैं वो कहाँ पे है, ओशियंस में, जो 71% उसका। द रिमेनिंग इज हेल्ड एज फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। क्या है, कुछ के कहते हैं कि देखो 71% जितना भी प्लानिटरी वाटर है, प्लानिटरी मतलब कि अर्थ पे जितना भी वाटर है प्लेनेट में उसका जो 71% है ओशियंस में, 71% किस पे है, ओशियन में है। अब द रिमेनिंग इज हेल्ड एज फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स। अब आपको पता है ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स का मतलब होता है ऐसे आइस जो फ्लो हो रहे हैं, आइस जो धीरे धीरे, दैट इज फ्लोइंग विद स्लो स्पीड। ठीक है। तो ठीक है, तो फ्रेश वाटर्स जो है वो किसमें है, ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर सोर्सेस, लेक्स, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड ब्रीथिंग लाइफ, ये सब जो हो गए ये, तो मतलब ऐसे वाटर फैला हुआ है। नियरली 59% of the water that falls on the land return to the atmosphere through the evaporation। तो जब क्या करते हैं कि बारिश होती है, जब भी बारिश होगी या किसी भी फॉर्म में वाटर आएगा तो उसका 59% क्या होता है, वापस चला जाता है। 59% इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, वापस चला जाता है। बाकी जो बचा, जो 59% क्या हो रहा है, रिटर्न टू द एटमोस्फियर थ्रू द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के थ्रू वो वापस चला जाएगा ओवर द ओशियंस एज वेल एज अदर प्लेसेस, सब जगह से जो बचा हुआ वाटर है, मतलब कि जितना बारिश हुआ उसमें से 59% तो वापस चला गया, तो बचा कितना, उसका बचा 31%। वो जो 41% बचा, जो 41% बचा वो क्या होता है, सरफेस पे फ्लो होगा, इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में धीरे धीरे चला जाता है, या वो ग्लेशियर का पार्ट। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे इस डायग्राम को देख लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कहाँ गया ये, अच्छा यहाँ पे डायग्राम वो वाला है ही नहीं। चलो अभी इसको देखते हैं, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट द रिन्यूएबल वाटर ऑन द अर्थ इज कांस्टेंट। अब देखो क्या होता है कि अर्थ पे जो वाटर है वो तो कांस्टेंट है। क्या मैंने बताया, वाटर जो है अर्थ पे तो वो तो कांस्टेंट, वाटर क्या है, कांस्टेंट, जितना भी है वो कांस्टेंट है। बट पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब वाटर का डिमांड बढ़ रहा है। जस्ट एक एग्जांपल पे बता रहा हूँ, जैसे अगर दुनिया में समझ लो 100 लीटर पानी, पहले पानी पीने वाले 2010 में, मान लो 2010 में रहे होंगे 100 लोग, कितने हैं, 100 लोग। और 2020 में 150 लोग। तो देखो वाटर तो 100 लीटर ही रहा अभी भी, लेकिन पहले उसी 100 लीटर वाटर को 100 लोग चाहते थे। अभी उसी 2020 में उसी 100 लीटर वाटर को 150 लोग चाहने वाले हैं। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि वाटर तो कांस्टेंट है, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड, क्या, वाटर तो कांस्टेंट है, वाटर तो कांस्टेंट है, जितना भी होना होगा वो कांस्टेंट है, बट ड्यू टू, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये रिन्यूएबल वाटर जो वो तो क्या है, कांस्टेंट है, बट
ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड बढ़ गई है, डिमांड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज वजह की वजह से वाटर क्राइसिस आता है। तो पेपर में पूछा गया कि वाटर क्राइसिस क्यों आता है, तो वाटर क्राइसिस आता है क्योंकि वाटर तो फिक्स है, वाटर जितना है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, जितना वाटर है उतना ही है। अब लेकिन वाटर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, डिमांड तो बढ़ रहा है। अब इसी डिमांड में, अब देखो डिमांड तो बढ़ ही रहा था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू पॉल्यूशन, एक तो पानी की ऐसे ही कमी आ गई, पानी की कमी किसकी वजह से हो गई, ड्यू टू वाटर क्राइसिस, किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू डिमांड। लेकिन पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन के कारण वाटर और खराब हुआ। जैसे जो एग्जांपल लिया था, अगर उस 100 लीटर में से समझ लो 92 लीटर ड्यू टू पॉल्यूशन खराब हो गए, तो यानी कि अब बचा तो 98 ही लीटर, तो 98 लीटर के लिए डिमांड करना शुरू कर देंगे, तो यानी कि ड्यू टू पॉल्यूशन एंड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाटर क्राइसिस अगर होता है। वाटर क्राइसिस होने के कारण क्या है, ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन हुए, एक तो ये होता है, दूसरा चीज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, इन दोनों की वजह से वाटर क्राइसिस होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस लीड्स टू वाटर क्राइसिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वाटर क्राइसिस होने का मेन कारण क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि पॉल्यूशन होने का भी कारण। अब अगला आते हैं, रिलीफ ऑन ओशियन ऑफ द ओशियन फ्लोर, मतलब कि ओशियन फ्लोर कैसा है, ओशियन फ्लोर को अब समझना है। तो देखो, ओशियंस आर कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड पे, ओशियंस आर कन्फाइंड मतलब लिमिटेड पे, ओके, कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, ये सब थोड़ा सा मीनिंग याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। द ओशियंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द अर्थ। देखो क्या होता है कि अगर समझ लो ऐसे, अगर मैं समझू ऐसे, एक अर्थ एक गोला सा, इस अर्थ में समझ लो ऐसे, पहले इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये समझ लो अर्थ है ऐसे, ये हो गया अर्थ, ओके। इस अर्थ में, अब देखो, इस अर्थ में मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, मुझे समझिए। ये इतना सा पार्ट समझ लो, डिप्रेशन सा, डिप्रेशन का मतलब समझ लो कि गड्ढा हो गया, इतने पार्ट में समझ लो, ये जो पार्ट बना दिए इतने पार्ट में क्या हो गया, गड्ढा। तो जितने ये गड्ढे वाले पार्ट में पानी, तो समझ रहे हो, डिप्रेशन मतलब कि अर्थ के ऊपर गड्ढा हो गया है, ऐसा कुछ समझ लो, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो उस सरफेस में पानी है। तो वही लिखा हुआ है कि ओशियंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द अर्थ आउटर लेयर, आउटर अर्थ के जो आउटर लेयर है उस पर डिप्रेशन बन गया, डिप्रेशन का मतलब आपको पता है गड्ढा बन जाना। इन दिस सेक्शन वी शैल सी द नेचर ऑफ द ओशियन बेसिन, मतलब उस ओशियन का जो बेसिन है वो कैसा है उसको हम समझेंगे। और क्या कहते हैं कि बेसिस ऑफ द अर्थ एंड दियर टोपोग्राफी, उनके टोपोग्राफी, उनका स्ट्रक्चर समझेंगे, टोपोग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर को समझना है। द ओशियंस अनलाइक द कॉन्टिनेंट्स, देखो हमें पता है कि 5 ओशियंस है, हमें पता है कितने ओशियंस है, 5 ओशियंस है, कैसे पता होगा, पैसा याद करो, मैंने बता रखा है, पैसा याद कर दो ऐसे। पी से क्या था, पैसिफिक ओशियन, ए से क्या है, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। तो हमें ये 5 ओशियन, अब देखो क्या होता है कि कॉन्टिनेंट 7 है, और सातों कॉन्टिनेंट के भी नाम आपको याद होंगे। सबसे पहला एशिया, फिर
नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर एंटार्क्टिका, फिर सातवां जो था ऑस्ट्रेलिया। तो हमें ये सातों कॉन्टिनेंट्स, तो देखो ये कॉन्टिनेंट्स जो है ये तो अलग अलग है, लेकिन जो ओशियंस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओशियंस एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अनलाइक द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के उल्टा। अनलाइक द कॉन्टिनेंट्स का मतलब तो कॉन्टिनेंट के उल्टा, द ओशियन अनलाइक द कॉन्टिनेंट मर्ज सो नेचुरली that into one another that it is hard to demarcate them। उनको अलग पहचानना मुश्किल होता है। यानी कि जो ओशियंस होते हैं वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द जियोग्राफर्स हैव डिसाइडेड टू ओशियानिक पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू 5 ओशियंस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 5 ओशियंस में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, और फिर क्या बता रखा है, सदर्न ओशियन, ये देखो, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। द वेरियस सीज, देखो क्या होता है कि यहाँ पे देखते हैं, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो और खूब बढ़िया से ध्यान से देखो इस डायग्राम को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस डायग्राम को देखो तो, और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ये जो पार्ट है, ये ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, अफ्रीका। कौन सा पार्ट है, अफ्रीका। ओके, ये जो पार्ट है ये क्या है, एशिया। ये जो पार्ट है, यूरोप। ये जो पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका। ये जो पार्ट है, साउथ अमेरिका। और ये जो पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः। ये वाला जो पार्ट है, ये अंटार्कटिका। तो सातों हो गए। अब ये तो कॉन्टिनेंट्स थे। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैप में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ये जरूर ध्यान रखना कि ये देखो क्या है, अमेरिका। अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये जो ओशियन दिखाई दे रहा है, ये जो ओशियन है, इस ओशियन का नाम है अटलांटिक ओशियन। तो ध्यान में रख लो। अच्छा, ये तो पता ही है ना, ये तो पता है कि इस साइड में ईस्ट होता है, इस साइड में वेस्ट होता है। तो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के ईस्ट में, क्या मैंने बताया, जैसे मान लो ये है, हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट ये वाला पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट। इधर कौन सा ओशियन था, अटलांटिक। और इस साइड में जो ओशियन है उसका नाम है पैसिफिक। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है, पैसिफिक। साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। और क्या कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। याद रहेगा। ये देखो, ये जो ओशियन है ये पैसिफिक ओशियन है।
याद करो, मैंने बता रखा है हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड कौन से में है? पैसिफिक आइलैंड में है। हवाईयन जो बता रखा है मैंने, हवाईयन आइलैंड बता रखा है ना, वो कहाँ पे है? पैसिफिक आइलैंड में। ओके। दो आइलैंड, दो ओशियंस आपको पता चले कि नहीं पता चले? ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैप में जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आपका, यहीं से किया आएगा। ओशियन से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पिछली बार भी पूछा गया था। हर बार ये पूछा जाता है, 5 नंबर का मैप आएगा, तो इसलिए हमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि भैया पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है? ये है पैसिफिक ओशियन। कैसे पता चलेगा कि ये पैसिफिक है? तो सबसे पहले हम ये मेंशन कर लेंगे कि ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो उसके वेस्ट में जो है पैसिफिक है, उसके जो ईस्ट में जो है ये क्या है? अटलांटिक है। ये क्या है? अटलांटिक। ओके। अब यहाँ पे देखो, ये जो ओशियन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं सदर्न ओशियन। इसको क्या बोलेंगे? सदर्न ओशियन। ठीक है। जो अंटार्कटिका से जस्ट ऊपर है, अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर जो वाला पार्ट है, उसे सदर्न ओशियन बोला जाता है। ये जो पार्ट है, ये, इसको बोला जाएगा इंडियन ओशियन। क्या बोला जाएगा? इंडियन ओशियन। देखो, इंडिया के जो जस्ट साउथ में है, उस ओशियन को क्या बोला जाएगा? इंडियन ओशियन। ओके। देखो, यहाँ पर भी ये पैसिफिक है, ये वाला भी पार्ट पैसिफिक है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में भी पैसिफिक ही है, क्योंकि वो, अगर आप पेज को मोड़ दोगे तो जुड़ जाएगा वो आपस में, पेज को ऐसे उल्टा मोड़ दो जुड़ जाएगा। तो ये भी पैसिफिक ओशियन है। अब बात करते हैं, ये जो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर, ये नॉर्थ ओशियन, नॉर्दर्न ओशियन। जो सबसे ऊपर जो दिखाई देता है वो कौन सा है? नॉर्दर्न ओशियन। ओके। तो आपको पांचों ओशियंस पता चल गए। उम्मीद करता हूँ आपको पांच के पांचों ओशियंस पता चल गए। कौन कौन से हैं फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और ये पढ़ लेना, बढ़िया से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि पेपर में पूछा जाता है और बच्चों को यही नहीं पता होता कि कौन सा ओशियन कहाँ पे है। हमने जैसा कि बताया 5 ओशियंस हैं। हमने जैसा कि बताया था 5 ओशियंस हैं। तो देखो, ये क्या है? पैसिफिक। ये क्या है? अटलांटिक। ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? सदर्न। ये वाला पार्ट क्या है? इंडियन ओशियन। और ये वाला पार्ट क्या है? नॉर्दर्न ओशियन। और ये भी तो पैसिफिक का ही पार्ट है ना, क्योंकि ये उधर से, ये इधर से जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ये भी पैसिफिक है। तो अब जब आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट, ईस्ट तो पता ही है। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, तो आपको पता चल जाएगा। चलो, यहाँ पे देखिए। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे बताना, अभी देखना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो गया होगा, और ये पेपर में ये मैप आएगा ही आएगा। चलो, अब देखो, मुझे बताना। ये देखो, ये सदर्न अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके ईस्ट, इस साइड में कौन सा ओशियन है? ये कौन सा ओशियन है? ये कौन सा ओशियन है? ये ओशियन है पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक। अब की बताना, ये कौन सा ओशियन है? ये कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है। कैसे पता सर? कैसे पता? तो ये देखो, यूएसए के ईस्ट में है और अफ्रीका के वेस्ट में, अफ्रीका और यूएसए के बीच में जो है वो अटलांटिक ओशियन। ये जो कौन सा है? अरे ये तो इंडियन ओशियन है सर। ये क्या है? इंडियन ओशियन। ये वाला बता रहा है, ये जो नीचे होता है वो कौन सा ओशियन है? जो नीचे होता है वो कौन सा ओशियन होता है? वो सदर्न ओशियन है। कौन सा होता है वो? सदर्न। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ पे जो है, वो भी पैसिफिक का ही पार्ट है। वो भी पैसिफिक का ही पार्ट है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर बताना है, ये ऊपर, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये जो ओशियन है, ये कौन सा ओशियन है? ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये नॉर्दर्न ओशियन है। ये क्या है? नॉर्दर्न ओशियन। ओके। तो इतना तो आपको पता चल गया कि ओशियंस 5 है, पांचों के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पे आप समझते हैं, देखो, तो वही देखो, जो वेरियस लिखा हुआ है कि वेरियस सी, अब देखो हर एक ओशियन में क्या होता है कि जैसे इंडियन ओशियन, जैसे हमने पढ़ रखा है कि ऐसे इंडिया के इस पार्ट, इधर कौन सा है? इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? अरेबियन सी है। इधर क्या है? अरेबियन सी है। तो देखो,
जैसा कि हमें पता है कि ये जो सी हो गया या बेज हो गए, जो बेज होंगे, वो जो सीज होंगे या गल्फ्स होंगे, वो सब किसके पार्ट होते हैं? सीज, बेज और गल्फ्स, ये सब पार्ट होते हैं ओशियंस के। इन्हीं ओशियंस के ये सब पार्ट हैं। अभी देखो इसमें बहुत सारे ओशियंस के क्या क्या नाम मैं बताऊंगा, अलग अलग सबके नाम है। देखो जब यहाँ पे देखोगे, ऐसे देखो, इंडिया के इस साइड में देखो, वैसे तो मैंने बताया ये पूरा का पूरा जो है इंडियन ओशियन, पूरा पूरा इंडियन ओशियन, लेकिन इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इतने पार्ट। इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अरेबियन सी बोलते हैं ना। तो देखो, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। तो लेकिन ये सब किसके पार्ट है? इंडियन ओशियन के पार्ट है। तो वैसे ही हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कैसे किसका पार्ट है, और सी के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक रेड सी है। कहाँ पे रेड सी है? ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको रेड सी बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? रेड सी। अभी देखिए, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और जूम कर देता हूँ। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये, इसमें देखो लिखा भी है, और जूम करूँ अभी दिखेगा कि आपको लिखा भी हुआ होगा। ये देखो, इसमें अगर देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये लिखा भी है कि ये रेड सी है। तो देखो, अरब, सऊदी अरेबिया, और ये अफ्रीका वाला जो माउंट, ये सऊदी, ये वाला पार्ट आपको पता है? ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट किसका है? इधर वाला, ये वाला जो पार्ट है एशिया का पार्ट, और ये है अफ्रीका। अब यानी कि एशिया और अफ्रीका के बीच में देखो एक है, ये माउंट, ये है, ये जो है, इसको बोलते हैं रेड सी। तो रेड सी ऐसे मतलब कि ये सब समंदर के नाम अलग अलग भी होंगे, तो उसमें गल्फ होगा इसका। जैसे अभी मैंने आपको बता रहा था कि ये जो है वो क्या है? बे ऑफ बंगाल है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ अरेबियन सी। तो ये जो बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी है। ये सब, लेकिन ये सब किसके पार्ट है? इंडियन ओशियन के पार्ट है ना। तो ऐसे ही मतलब कि सारी, ये जैसे अब यहाँ पे देखो बहुत सारी है, जिसको इसका नाम है मेडिटेरेनियन, लेकिन जो सी होंगे वो ओशियंस के पार्ट है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इतनी बात हमारे हमारे समझ में आ गई कि अ मेजर पोर्शन ऑफ ओशियन फ्लोर इज फाउंड बिटवीन, देखो क्या होता है कि जितना भी है, अ मेजर पोर्शन ऑफ ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर जो होता है वो क्या, कहाँ से? 3 से 6 किलोमीटर होता है बेलो द सी लेवल। सी लेवल का मतलब, जैसे मान लो कि अगर हम आज आज का सिचुएशन लें और कह दें कि ऐसे समझ लो, ये धरती है, जिसमें ये समझ लो समंदर है, इधर अर्थ है, और ये समंदर है, और सी समझ लो यहाँ पर। तो इस सी लेवल से नीचे, इसे बोल देंगे सी लेवल, कि यहाँ तक सी, समंदर का पानी रहता है, इसके ऊपर नहीं। तो इस सी लेवल से अगर मैं जाऊं 3 से 6 किलोमीटर, 3 से 6 किलोमीटर, तो वहीं पे हमें क्या मिल जाएंगे? अगर मैं यहाँ से 3 से 6 किलोमीटर नीचे जाता हूँ, द लैंड अंडर द वाटर्स ऑफ द ओशियन, दैट इज द ओशियन फ्लोर एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स। तो देखो क्या होता है, इसके नीचे जो लैंड होगा, यानी कि यहाँ पर भी तो लैंड होगा ना, यहाँ पर भी तो लैंड होगा, 3 से 6 किलोमीटर के नीचे जाओगे तो लैंड होगा। अब ये जो लैंड होता है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, ये वेरी करेगा, इसके कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे। मतलब कि वेरी करने का मतलब, कहीं पे यहाँ पर भी, जैसे देखो अर्थ पे क्या होता है ना, अर्थ पे देखो क्या होता है, कहीं पे पहाड़ है, अर्थ पे क्या होता है, कहीं पे ऐसे पहाड़ है, कहीं पे क्या है, नदियां हैं, कहीं पे ऐसे ऊंचे खा ऊंचे, ये सब ऐसे। तो कहीं पे नदी ऐसे जा रही है, कहीं पे फिर से पहाड़ आ गए। तो ऐसे ये सब जो है, ऐसे ये जो फीचर्स है यहाँ पे जो अर्थ पे है, जो अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस मतलब कॉन्टिनेंट पे जो है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट में है, वैसे ही तो वहां पर भी नीचे भी क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे ही। हाँ, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिड फीचर्स ऑफ दोज ऑब्जर्व ओवर द लैंड, जैसे मतलब कि कह रहे हैं कि जो फीचर्स हमें अर्थ पे दिखाई देते हैं, बल्कि उससे अलग ही वहां पे दिखाई देंगे, उससे अलग ही दिखाई देंगे। द फ्लोर्स ऑफ द ओशियंस आर रग्ड। देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोर्स ऑफ ओशियन, ओशियन के फ्लोर पे क्या क्या मिले आपको? माउंटेन मिल जाएंगे। ओशियन के फ्लोर पे आपको क्या क्या मिल जाएंगे? माउंटेन्स भी मिल जाएंगे। देखना है क्या लिखा हुआ, द फ्लोर्स ऑफ द ओशियंस आर रग्ड विद वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस मिलेंगे यहाँ।
डीपेस्ट ट्रेंचेज, ट्रेंचेज का मतलब होता है ऐसे खाई सा होना, ट्रेंचेज का मतलब ऐसे खाई सा होना, खाई मतलब बीच में गैप, ठीक है। ये जो गैप होगा, जैसे मान लो ऐसे सब कुछ चल रहा था प्लेन, आराम से ऐसे गैप आ गए, तो ये क्या हुआ, ये ट्रेंचेज भी होंगे, ठीक है। वहां पे उसमें क्या है, मैंने बताया माउंटेन्स भी हैं, ऐसे समझ लो ऐसे माउंटेन्स भी हैं अंदर, यहाँ पे इधर देखो, ये समझ लो ये समंदर का अंदर की बात हो रही है, ठीक है। ये सी है, ये सी है, इस सी के अंदर देखो ऐसे क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे ट्रेंचेस भी मिल जाएंगे, ट्रेंचेस देखना कैसे मिल जाएंगे, ऐसे देखो, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे जगह खाली ट्रेंचेस भी मिल जाएंगे, ओके। और कहीं कहीं ऐसे आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे, ऐसे पहाड़ भी मिल जाएंगे, कहीं ट्रेंचेस भी मिल जाएंगे, ये सारी चीजें आपको अंदर मिलेंगी। फिर उसके बाद में क्या होता है, एंड लार्जेस्ट प्लेन्स, कहीं कहीं ऐसे आपको प्लेन भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं ऐसे प्लेन भी आपको मिल जाएंगे, तो वो सारी चीजें मिलेंगी। अर्थ के अंदर में भी ऐसे ही है, दीज फीचर्स आर फॉर्म्ड, ये कैसे बा, जैसे लाइक दोज ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे कॉन्टिनेंट में बनते हैं वैसे ये भी बनते हैं, जैसे मतलब टेक्टोनिक की वजह से हो सकते हैं, वोल्कानिक एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, डिपोजिशनल प्रोसेस की वजह से, मतलब कि ये जो माउंटेन्स बने, ये जो माउंटेन बना हुआ है, ये जो ट्रेंचेस बने हुए हैं, ये प्लेन जो बने हुए हैं, इनके कारण क्या हो सकते हैं, इनके कारण क्या हो सकता है, टेक्टोनिक कारण भी हो सकते हैं, इनके कारण क्या हो सकते हैं, टेक्टोनिक कारण भी हो सकते हैं, वोल्केनिक कारण भी हो सकते हैं, वोल्केनिक कार्ड भी हो सकते हैं, और तीसरा मैंने बताया था डिपोजिशनल, डिपोजिशनल का मतलब याद करो तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि जब नदी वदी आती है तो अपने साथ में क्या होता है, बहुत सारे मिट्टी विट्टी लेकर के आती है, और उन मिट्टी को कहीं पर भी छोड़ दिया, वो जमा हो गया, तो इसी को बोलते हैं डिपोजिशनल फीचर्स बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डिपोजिशनल, ओके। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर भी हो गया होगा दिमाग में कि अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, ओके। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो देखते हैं कुछ फीचर्स हैं, कुछ ओशियन फ्लोर्स हैं, उनको हम डिवाइड करें, तो देख, डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर्स, डिवीजन ऑफ द ओशियन फ्लोर, तो देखो ओशियन फ्लोर को हमने डिवाइड किया ऐसे चार मेजर, फोर मेजर डिवीजन, तो ओशियन फ्लोर को चार मेजर डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर, मेजर डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर, तो देखो सबसे पहला ओशियन का जो सबसे पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये मेजर डिवीजन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। पहला क्या था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा डीप सी फ्लो, डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन, और चौथा डीप सी प्लेन के बाद में चौथा आ जाएगा, क्या कहते हैं, डीप ओशियानिक डीप, ओशियानिक डीप, ओशियानिक, ओके। ये चार चीजें होंगी। अब देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे समझना कि ये समझो ये कॉन्टिनेंट है, ऐसे समझो ये कॉन्टिनेंट है, ओके। ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। अब अचानक से, अब यहाँ पे अचानक से ऐसे नहीं समंदर स्टार्ट, अचानक से ऐसे समंदर नहीं स्टार्ट होते। फिर क्या होगा, ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे देखना ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट। अब ये कॉन्टिनेंट क्या होगा, ये ऐसे समझ लो ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, ओके। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, तो ये देखो कॉन्टिनेंट जो है, ये धीरे धीरे ऐसे ही इसका थोड़ा सा हाइट में ऐसे कमी है, ऐसे ऐसे कमी है, धीरे धीरे धीरे, और यहाँ पे पानी आ रहा है, क्या आ चुका होगा, पानी। देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे थोड़े से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़े से झुके हुए, ऐसे समझिए, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट के नीचे जहां पे जैसे समंदर, जो कभी अगर आप समंदर के किनारे गए हैं तो ऐसे देखो, ये होगा, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला जो रीजन है, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
अब इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में क्या होता है, अचानक से यहाँ पे अचानक से इसकी हाइट अचानक से ऐसे चेंज हो जाएगी। तो इस रीजन को बोला जाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोला जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो देखो क्या हुआ, अचानक से इसकी देखो यहाँ पे ज्यादा हाइट में चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री में चेंजेस होता है। कितने का डिग्री होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री का चेंज होगा। कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अचानक से चेंजेस ज्यादा, कॉन्टिनेंटल स्लोप में अचानक से चेंज। तो जैसे कि देखो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 4 पार्ट, तो 4 मेजर डिवीजन थे। तो देखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, डीप सी प्लेन। फिर अगला आ जाएगा यहाँ पे, जब कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पहाड़ी ऐसे एकदम, समझ लो कि ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जब खत्म हो, कॉन्टिनेंटल स्लोप जब खत्म होगा ऐसे, कॉन्टिनेंटल स्लोप समझ लो ऐसे आ जाए, ये हो गया कॉन्टिनेंट। जब कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेन्स आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, प्लेन, जिनको हम बोलेंगे डीप सी प्लेन। तो डीप सी प्लेन के बाद में क्या आ गए, डीप सी प्लेन्स आ गए। फिर यहीं पे क्या होता है कि ओशियानिक डीप्स दिया है। तो ये आ गए। अब यहीं कहीं पे यहाँ कहीं पे क्या होता है कि ऐसे ट्रेंचेस भी बन जाते हैं इसी कॉन्टिनेंटल स्लोप में, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी क्या होते हैं, ट्रेंचेस या कितने वो सब बन जाएंगे। तो उनके बारे में ओशियानिक डीप। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब होता है जस्ट कॉन्टिनेंट के बगल का एरिया। आप समझते हैं इनको एक एक चीज को। देखो सबसे पहला जो आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे मैंने बताया कि ये 4 चीजें हैं, फिर इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कि देखो मेजर डिवीजन्स होंगे और माइनर डिवीजन। तो मेजर डिवीजन्स ये 4 थे, और इनके अलावा माइनर डिवीजन भी है। माइनर में जैसे रिजेज हो गए, हिल्स हो गए, सी माउंट्स हो गए, योर्ट्स हो गए, ट्रेंचेज हो गए, कनियंस हो गए, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में क्या होता है, क्या है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप ना इस डायग्राम को देख, इस डायग्राम को देख। तो इस डायग्राम को देखने से आपको क्या पता चलता है, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे कॉन्टिनेंट, वेट, यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट। तो देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखो लिखा है ना कॉन्टिनेंट शेल्फ। अब इस कॉन्टिनेंट शेल्फ के बारे में मैंने जैसे कि बताया था, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखो लिखा हुआ है। अब इस कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद में देखो ये पूरा पूरा ये जो रीजन है, ये क्या है, इसी को बोलते हैं प्लेन। इसी को बोलते हैं क्या, प्लेन। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो अब इसी चीज को जो यहाँ पे हमने ये तो डायग्राम में देखी, डायग्राम में देखी, लेकिन डायग्राम के अलावा भी हमें, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है। देखो द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज एक्सटेंडेड मार्जिन of each continent occupied by relatively shallow self relief seas and gulf। अब देखो क्या हुआ कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है हमसे, हमसे ये बताना चाह रहा है कि देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये जो, जैसे ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बाद में ये जो सैलो सी है, सैलो सी, उसी को बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो वही यहाँ पे देखना क्या डेफिनेशन लिखा था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। इसका एक प्रकार से समझ लो ये एक्सटेंडेड मार्जिन है, ऐसे यहाँ तक एक्सटेंड हो गया समझ। तो ये क्या होता है, एक एक्सटेंडेड मार्जिन। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो क्या होता है, एक्सटेंडेड मार्जिन होता है। हर कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाई रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ। यहाँ पे जो सी होंगी वो कैसे होंगे, यहाँ पे जो सी होंगी वो कैसे होंगे, सैलो। सैलो का मतलब क्या होता है, ऐसे ही कि उथला हुआ, मतलब जो गहरा नहीं होगा, सैलो सीज होंगी यहाँ पे।
यहाँ पे मतलब समंदर ज्यादा गहरे नहीं होंगे, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो रीजन होता है जहाँ पे क्या कहते हैं समंदर ज्यादा गहरे नहीं होते। ओके, इट इज द शैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। ये क्या होता है, सबसे उथला पार्ट होता है, शैलोवेस्ट पार्ट होता है ओशियन का। शोइंग एन एवरेज ग्रेडियंट, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें जो ढलान होती है वो लगभग लगभग कितना होती है, 1 डिग्री की या उससे कम भी होती है। इसमें जो ढलान होती है वो कितने, 1 डिग्री से। द सेल्फ टिपिकली एंड्स एट द वेरी स्टीप स्लोप। अब देखो ये जो सेल्फ होते हैं वो कहाँ पे, स्टीप स्लोप पे खत्म होते हैं। जो सेल्फ कहाँ पे खत्म होते हैं, सेल्फ जो खत्म होते हैं वो बहुत ही स्टीप स्लोप पे खत्म, ठीक है। सेल्फ कहाँ पे खत्म होते हैं, स्टीप स्लोप पे खत्म होते हैं। आगे, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला गया, सेल्फ ब्रेक बोला गया। इस वाले पॉइंट को यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे सेल्फ खत्म हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ ब्रेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ ब्रेक बोलेंगे। इस डायग्राम को बना देना, जब पेपर में पूछा जाएगा तो सब करना। हाँ, इसी को बोल देते हैं सेल्फ ब्रेक बोल देते हैं। ओके, क्लियर है। फिर आगे, द विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स वेरी। तो देखो कह रहे हैं कि ये जो विड्थ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो विड्थ है, वो डिपेंड करता है अलग अलग ओशियंस में अलग अलग। ये जो विड्थ है ये क्या होता है, अलग अलग होता है। द एवरेज विड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स 80 किलोमीटर होता है लगभग लगभग, मतलब कि 80 किलोमीटर का ये विड्थ जो होता है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो विड्थ होता है, मतलब कि कॉन्टिनेंट और शेल्फ ब्रेक के बीच में। कॉन्टिनेंटल देखो, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, इस डायग्राम को देखो, जैसे ही मैंने अभी बता रहा था कि जैसे समझ लो कि ये शेल्फ यहाँ पे, यहाँ से समझ लो कॉन्टिनेंट्स खत्म, यहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म। अब यहाँ से समझ लो सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। और जब से स्लोप स्टार्ट होगा, यानी कि कॉन्टिनेंटल, ये समझ लो कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, और ये सेल्फ ब्रेक। इस बीच का जो गैप होगा, ये जो विड्थ है, ये विड्थ क्या होती है, वेरी करती है अलग अलग जगह पे अलग अलग। कहीं पर ये 80 किलोमीटर होती है। द सेल्स आर ऑलमोस्ट absent और वेरी नैरो along द some margin like coast of चिले। अब चिले कहाँ पे है, देखो ये चिले है। मैं आपको बताता हूँ, ये है चिले। ये यहाँ पे ना, ये जो चिले वाला जो रीजन है, मतलब कि साउथ अमेरिका में, ये जो चिले वाला जो रीजन है, यहाँ पे लगभग लगभग सेल्फ है ही नहीं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ही नहीं। ओके, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा। On the contrary, Siberian shelf of the Arctic Ocean, the largest Orion stretches in the width। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस साइड में, ये जो यहाँ पे जो स्ट्रेचेस हैं वो कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, इवन इतने हैं कि 1500 किलोमीटर। तो देखो, ये साइबेरियन वाला रीजन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेचेस हैं वो कुछ ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज्यादा है। और वहीं पे क्या कहते हैं कि चिले वाले पार्ट, चिले वाले पार्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना के बराबर है। द डेप्थ ऑफ द सेल्स ऑल्सो वेरी। अच्छा, ये डेप्थ का मतलब क्या हुआ, कि भाई देखो अभी तो हमने बताया कि ये तो विड्थ था ना, डेप्थ भी तो ऐसे होता है। ये देखो ये डेप्थ, ये सेल्फ का डेप्थ है। ये सेल्फ का डेप्थ भी वेरी करता है, सेल्फ का जो होता है वो डेप्थ भी, विड्थ तो वेरी करता ही करता है, डेप्थ भी वेरी करता है। कभी कभी क्या होता है, ये सैलो हो सकते हैं 30 मीटर में, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे 600 मीटर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर कवर्ड विद वेरिएबल थिकनेसेस ऑफ सेडिमेंट। अब देखना, अब मुझे बताना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे इधर से नदी वदी फ्लो होकर के आएगी। हाँ, अब समझना है, ये खूब बढ़िया से समझ लेना। यहाँ से क्या होगा, इस साइड से ये कॉन्टिनेंट पार्ट था ना, तो यहाँ से नदी फ्लो होकर के आएगी ऐसे। अब ये देखो, एक मिनट, यहाँ से ऐसे नदी फ्लो होकर के आएगी। अब ये जो नदी फ्लो होकर के आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिट्स लाएगी, डिपोजिट्स जमा करेगी। तो यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होंगे, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर कवर्ड विद वेरिएबल थिकनेस ऑफ दिस सेडिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, सेडिमेंट्स भी होंगे, ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स ग्लेशियर्स एंड विंड, मतलब विंड, ग्लेशियर्स, ये सब क्या होंगे, सेडिमेंट्स लाएंगे। हाँ, सेडिमेंट्स लाएंगे और क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। Massive sedimentary deposits received over the long time by continental shelf became source of fossil fuels। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स भी आपको मिलेंगे। यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको क्या मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिपॉजिट्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, बहुत सारे डिपॉजिट्स यहाँ पे जमा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया हो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में क्या कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स मिल सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें हमें पता हो। अब इतना बात हमने पढ़ लिया, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था उसका क्या नाम था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था उसका नाम था कॉन्टिनेंटल फ्लो।
देखो, द कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशियनिक बेसिन। याद करो, ये देखो ये बेसिन है, डीप सी प्लेन, इसको बेसिन भी बोल सकते हैं। बेसिन और सेल्फ, बेसिन और सेल्फ को जो कनेक्ट करता है वो कौन कनेक्ट है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। बेसिन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कौन कनेक्ट कर रहा है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी बेसिन। इट बिगिंस वेयर द बॉटम ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ शार्पली ड्रॉप। देखो जहां पे ये क्या कहते हैं कि ये जैसे जैसे ही यहाँ पे ये जो बॉटम ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ पे अचानक से चेंज हो जाता है, जहाँ पे अचानक से चेंज हो जाता है वहां से स्टार्ट होता है। हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं कि आप इनटू स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप का मतलब होता है तेजी से झुकना। द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप रीजन वेरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब फिर से वही ढलान, ग्रेडियंट का मतलब भी क्या होता है? ढलान। वो जो ग्रेडियंट है वो कितना, 2 से 5 डिग्री, यानी कि जो एंगल होता है। द डेप्थ ऑफ द स्लोप रीजन वेरीज। ये डेप्थ क्या हो सकता है? 200 मीटर से लेकर के 3000 मीटर भी होगा। कह रहे हैं कि ये जो डेप्थ होगा यही वाला डेप्थ, कभी कभी 200 मीटर भी होता है और कभी कभी 3000 मीटर भी। कभी कभी ये डेप्थ कितना, ये जो डेप्थ है वो कितना, कभी कभी 200 मीटर भी होता है और कभी कभी क्या होता है, ये जो ये डेप्थ, ये यहाँ से यहाँ, 1 मिनट क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ का जो डेप्थ है, ये कभी कभी ये 200 भी हो सकता है, कभी कभी तीन, मतलब इसी के बीच में वेरी करता रहता है। अच्छा, द स्लोप बाउंड्री इंडिकेट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, ये जो स्लोप का जो बाउंड्री होता है वो बता देता है कि यहाँ से कॉन्टिनेंट्स खत्म है। कनियंस एंड ट्रेंचेज आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन। इसमें देखो क्या हो गया, आपको कनियंस दिखेंगे। कनियंस का मतलब देखो क्या होता है कि जैसे अगर इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो ये देखो जो बीच में जगह बनी हुई है, तो कनियंस, कनियंस का मतलब होता है, ऐसे समझ लो यहाँ पे भी एक डायग्राम बनाया था ना, ये। अब देखो कनियंस का मतलब ऐसे समझ लो, कनियंस का मतलब, इसको मैं पूरा पहले फिल कर देता हूँ फिर से। कनियंस का मतलब समझना क्या है, इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कुछ ये रीजन वाला पार्ट है, ये ऐसे कट गया है, यहाँ से क्या हुआ, ये कट गया ये पार्ट। तो ये बीच में क्या होता है, कुछ खाई सा ऐसे बना, मतलब कि ऐसे समझ लो कि एक रास्ता बना रही है नदी सा, बड़ा सा, बड़ा सा, इधर भी पहाड़ हो गया और इधर भी पहाड़ हो गया, इधर भी क्या हो गया, इधर भी ऐसे पहाड़, इधर भी पहाड़। ठीक है। और बीच में क्या हो गया, एकदम खाई सा हो गया, तो इसी को बोल देते हैं कनियंस। ठीक है। तो ये जो बीच में जो ये हो गया, ये खाई सा जो हो गया, ये कनियंस है। तो ऐसे कनियंस भी बने होते हैं, देखो इस डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है, ये बीच में जगह है जो पानी मिट्टी को काट वाट देती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप में आपको कनियंस भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे ट्रेंचेस भी मिल जाएंगे। ट्रेंचेस का मतलब मैंने जैसे पहले ही बता रखा है, गड्ढे होते हैं। फिर अगला, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या आएगा आपको ऐसे, देखो सबसे पहले ऐसे कॉन्टिनेंट था, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे कुछ था, फिर क्या कहते हैं कि अचानक से स्लोप आ गया, स्लोप के बाद में क्या आएगा, अब ये प्लेन, डीप सी बेसिन, डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन्स आर जेंटली स्लोपिंग, जेंटली स्लोपिंग का मतलब एकदम ऐसे समझ लो प्लेन से होंगे, एरिया ऑफ द ओशियन बेसिन। दीज आर द फ्लैटेस्ट, ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और स्मूथ होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्मूथ होते हैं। द डेप्थ, इसके जो डेप्थ होंगे वो क्या होंगे, फिर से वही चीज आ गई, इसकी डेप्थ जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक, 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक होगी, मतलब कि 3000 मीटर पे भी ये हो सकता है, 6000 मीटर भी हो सकता है। दीज प्लेन्स आर कवर्ड विद फाइन ग्रेडेड सेडिमेंट्स, जैसा कि क्ले और सिल्ट, ये जो होंगे इसमें क्या आएंगे, क्ले आ सकते हैं, सिल्ट आ सकते हैं, यही सारी चीजें आ सकती हैं। फिर इसमें जो फोर्थ नंबर था, ओशियानिक डीप्स, जैसा कि हमने पहले ही बता रखा था कि इसमें 4 पार्ट है। इसमें 4 पार्ट कौन कौन से थे? सबसे पहला, सबसे पहला क्या था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन्स आ गए, फिर अगला आता है ओशियानिक डीप्स। ओशियानिक डीप्स जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या होंगे, दीज एरियाज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। ये क्या होता है, डीपेस्ट पार्ट,
द ट्रेंचेस आर रिलेटिवली स्टीप साइडेड, नैरो बेसिन्स होते हैं। ये जो ट्रेंचेस हैं, ट्रेंचेस जैसा कि मैं बता रखा हूँ कि ऐसे गड्ढे से बन जाएंगे नीचे। दे आर 3 to 5 किलोमीटर डीपर देन सराउंडिंग द ओशियानिक फ्लोर, यानी कि अपने ओशियानिक फ्लोर्स के जैसे यहाँ पे देखना, ये देखो ये बना हुआ डीप सी ट्रेंच, मतलब ये देखो ये फ्लोर है, लिखा हुआ है ना अबाइसल प्लेन मतलब फ्लोर है। इस फ्लोर के किनारे देखो यहाँ पे क्या है, डीप सी ट्रेंचेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लेन के अंदर ही, जैसे यहाँ पे समझ लो कि ऐसे इस वाले डायग्राम में यहाँ पे जो प्लेन है, इसी प्लेन में यहाँ पे ऐसे अचानक से गड्ढा हो जाए ऐसे ऐसे, तो ये सब ट्रेंचेज हैं। ये सब जो अचानक से ये जो जो छोटे अंदर जो गड्ढे हो गए हैं, ये सब क्या है, ट्रेंचेज हैं। तो ऐसे भी हो सकते हैं। सराउंडिंग द ओशियन फ्लोर, दे अकर द बेसिस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, ज्यादातर ये क्या होंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप के किनारे पे होंगे। एंड अलोंग द इनलैंड आर्क्स एंड आइलैंड आर्क्स, जहाँ पे आइलैंड होते हैं वहां पर भी पाए जाते हैं। और एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनो, अच्छा ट्रेंचेज जहां जहां पर भी होंगे वहां पे एक्टिव वोल्केनो जरूर होंगे। जहां जहां पे ट्रेंचेज होंगे वहां पे क्या क्या होंगे, वोल्केनो जरूर होंगे, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स होंगी। दैट इज वाई वेरी सिग्निफिकेंट। तो यानी कि इसको हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो अब तक 57 डीप्स निकाले गए हैं, 57 डीप्स, जिसमें क्या कहते हैं कि 32 जो है वो पैसिफिक ओशियंस में है, और क्या कहते हैं कि 19 जो है अटलांटिक ओशियन में, और 6 इंडियन ओशियन में। तो अभी तक मैंने क्या बताया, जो ये जो मेजर डिवीजन थे, मेजर डिवीजन हो गए 4 मेजर डिवीजन हो गए अभी तक जो मैंने पढ़ाया, उसमें कितने मेजर डिवीजन थे, 4। वो 4 डिवीजन ये हो गए ओशियानिक डीप। ओशियानिक डीप ज्यादातर देखो क्या होगी, यहाँ पे जैसे देखना, अभी इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में देखें जहां जहां पे आइलैंड है, आइलैंड मतलब देखो ऐसे ये देखो आइलैंड है ना, ये यहाँ पर भी आपको ट्रेंचेस बहुत ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर भी देखो इतने सारे आइलैंड है ना, ये देखो छोटे छोटे आइलैंड है बहुत सारे। यहाँ देखो ये आइलैंड है, ये भी आइलैंड है, ये भी आइलैंड है, ये भी आइलैंड है, ये भी आइलैंड है। जहां जहां आइलैंड होते हैं वहां वहां आपके ट्रेंचेस, इसके इसके किनारे किनारे पे आपको ट्रेंचेस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो आइलैंड आप जहां पर भी आइलैंड होते हैं, जैसे ये आइलैंड, ये आइलैंड, तो यहाँ पर जहां जहां आइलैंड होते हैं ना, वहां वहां पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि ट्रेंचेज होते हैं। और ट्रेंचेज ज्यादातर कॉन्टिनेंटल स्लोप के किनारे होते हैं। तो ये सारी बातें अभी तक हमने मेजर डिवीजन पढ़ ली। ठीक है, मेजर डिवीजन पढ़ लिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर जो भी नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। अब देख लीजिए एक बार इस डायग्राम को फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो क्या क्या है। जैसे मिड ओशियानिक प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन के देखो यहीं पे क्या हुआ, गड्ढे जो बन गए, इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। ठीक है।